हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर साइंस पेपर 2 के लिए, तो आज की ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज जानेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ साथ इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड जितने भी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं उन सबका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से वो क्लासेस भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो क्लासेस है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड ही करेंगे, कुछ भी फालतू का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे, इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज से, कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिनट, मेरा पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट। अच्छा, एक जस्ट, यस। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइस है, ठीक है। आइस मेल्ट होगी, आइस किस चीज की बनी थी, वाटर की बनी थी, ठीक है। मेल्ट होके भी हमें क्या मिला, वाटर ही मिला। तो क्या हुआ इसमें, हमें इसमें कोई न्यू सब्सटेंस जो है, न्यू प्रोडक्ट नहीं मिला। पहले भी पानी था, बाद में भी पानी ही रहा। बस क्या हुआ, इसकी शेप और साइज में, अपीयरेंस में इसकी में चेंज आया। उसके अलावा ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। इसको हम अगर काटते हैं, काटने के बाद भी वुड ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं काटने के बाद वुड से प्लास्टिक बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। तो इस केस में भी आप देख रहे हो कि कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिला, ठीक है। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज ही है, भौतिक परिवर्तन ही है। उसके अलावा अगर आप किसी पेपर को, कागज को फाड़ते हो या क्रश कर देते हो, तो पेपर ही रहा, चेंज तो नहीं हुआ। तो ये भी क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। ये तीनों ही एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन के ही हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जहां पे उसकी शेप और साइज में, अपीयरेंस में चेंज आ रहा है और नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, उसी को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। द चेंज दैट इज रिवर्सिबल एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। एंड प्रतिवर्ती परिवर्तन है, ये टेम्पररी चेंज होता है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केवल इसके भौतिक गुण ही बदलते हैं, उसके अलावा नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो एग्जांपल्स हमने देख लिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, टेयरिंग ऑफ पेपर, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी का काटना। और ये सब चेंजेस कैसे हैं, रिवर्सिबल चेंजेस है, प्रतिवर्ती चेंजेस है। क्लियर। वहीं अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, रासायनिक परिवर्तन की बात करें, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी, मान लीजिए आपके पास मिल्क है, आपने मिल्क से कर्ड बनाया, यहाँ लिख, मिल्क से आपने क्या किया, कर्ड बनाया। तो पहले तो मिल्क था, बाद में वो कर्ड बन गया। तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, जहां पे नया सब्सटेंस जो है फॉर्म हो रहा है, और जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल क्यों है, देखो, आपने दूध से दही बनाया, क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये चेंजेस किस तरह के चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, अप्रतिवर्ती चेंजेस हैं। उसके अलावा चेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। तो इस तरह के चेंज को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक ऐसा चेंज, अ चेंज दैट इज इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, इरिवर्सिबल चेंज होगा, परमानेंट चेंज होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग इन एग। जहां भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, वो सारे चेंजेस कैसे होंगे, केमिकल चेंजेस। जहां पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, ओनली उसके शेप और साइज, उसके अपीयरेंस में चेंज आ रहा है, उस तरह के चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। तो आई होप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसी पे बेस्ड आए हुए हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस ए है,
गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग, कि रस्ट से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। अभी आगे रस्टिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। थोड़ा सा बता देती हूँ। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लेयरिंग ऑफ जिंक, जिंक की प्रोटेक्टिव कवरिंग जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे कर देंगे उसको रस्ट से बचाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की कवरिंग है, जिंक की कोटिंग है, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम कह देते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो प्रोसेस ए में कहा गया है कि जो गैल्वेनाइजेशन है वो रस्टिंग से बचाती है, दिस इज ट्रू। प्रोसेस बी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है कॉपर की। अब इसमें यह कहा गया है कि जो प्रोसेस ए है इट इज अ फिजिकल चेंज, जो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज है, और बी इज अ केमिकल चेंज। या फिर ऑप्शन 2 है कि प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, बी इज अ फिजिकल चेंज। आपको बस ये बताना था कि कौन सी प्रोसेस फिजिकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो दोनों ही प्रोसेस जो थी, प्रोसेस ए भी और प्रोसेस बी भी, दोनों ही प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, दोनों ही केमिकल चेंज है। कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दोनों चेंज कैसे हैं, केमिकल चेंज है, ठीक है। अब फर्स्ट जो था इसमें कहा था गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक मिनट, गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये जिंक ऑक्साइड बना देगा। इसने क्या बनाया, एक न्यू सब्सटेंस बना दिया जो कि क्या करेगा, रस्टिंग से प्रिवेंट करेगा। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर में भी क्या हो रहा है, जहां भी देखो आपको ये याद रखना है, जहां भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम कॉपर को इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कवरिंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे मेटल की कवरिंग चढ़ा रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि इस केस में भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि देखो जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों ही केस में क्या होता है, दोनों ही केसेस में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। और ये जो चेंज होगा कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। तो दोनों ही चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं। आपको बस सिंपली ये याद रखना है, जहां भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो दोनों ही चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। प्रक्रिया ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, जो फोटोसिंथेसिस है वो भी एक केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, या क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है वो बताना है हमें। तो हमें पता है जो पाचन है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, डाइजेशन तो एक केमिकल चेंज है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन में भी क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। जब भी हम खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, साथ साथ ग्लूकोज मिलता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। तो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में हमें पता है जब प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं, उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हुआ, इन्होंने भी क्या किया, ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई, पहले कुछ और था बाद में कुछ और सब्सटेंस बना। तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। उसके अलावा रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है तो हमें क्या मिलता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमें मिलता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड उसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होता है। प्लस ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, एक ऐसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो डाइजेशन में भी, डाइजेशन जो है हमारी प्रोसेस, ये एक केमिकल चेंज है। एंड ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कई बार डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विच प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, विच प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो डाइजेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जहां पे हीट रिलीज नहीं हो रही है, जहां पे हीट एब्जॉर्व होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है। अगर बात करूं क्रिस्टलाइजेशन की, तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, जी नहीं, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने शुगर का क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, आपने सोल्ट शुगर का क्रिस्टल बना दिया या सोल्ट का क्रिस्टल बनाया, तो उसमें क्या होगा, रहेगा तो सब्सटेंस तो सेम ही रहेगा, उसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है, दैट इज a physical change, not a chemical change. ओके, तो वी कैन से कि ये जो स्टेटमेंट है सही नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी करेक्ट नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, और वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट अ केमिकल चेंज, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये सारे PYQs ही हैं, मैंने खुद से कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रखा है अभी तक। जितने हम क्वेश्चन किए हैं, हमने 2 क्वेश्चन, दोनों ही PYQs थे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक सेट है जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, ABCD चारों ऑप्शन देखिए, आपको बताना है केमिकल चेंज कहाँ हो रहा है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, इज नॉट अ केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, नॉट अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन तो केमिकल चेंज है, बट हमें बताना है जिसमें सारे ही केमिकल चेंज हो, ये दोनों फिजिकल चेंज है। सेकंड ऑप्शन पे आइए, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। श्रेडिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, कुकिंग ऑफ फूड, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, फिजिकल चेंज, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। हमें बताना था जिसमें सारे ही केमिकल चेंजेस हो, वो बताना है, जिसमें सब में रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो। फोर्थ है, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि तीनों ही केसेस में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। लोहे में जंग लग जाए, कागज का जलना, भोजन का पचना, तीनों ही चीजें में केमिकल चेंजेस हैं, क्योंकि इन तीनों में ही न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जंग के केस में आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। कागज जब जलता है तो ऐश राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। भोजन का पचना, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो 4 चीजें आप ऑब्जर्व करोगे, या तो जहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, चेंज इन कलर, उस रिएक्शन में, उस प्रोसेस में उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, जहां पे जो प्रोसेस है, जहां भी केमिकल रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब 2 तरह की प्रोसेस मैंने आपको बताई, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई भी 2 सोल्यूबल सॉल्ट मिलके एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बना देंगे, जो कि वाटर में मिक्सअप नहीं हो पाएगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। उसके अलावा अगर किसी रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस के हैं। ये आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आएंगे सब्सटेंस में। ठीक है, कलर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस रिलीज होगी। अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लीफ में ये प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्लोरोफिल में हो रही है, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल के अंदर होती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जहां ये प्रोसेस होती है, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा एंड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज नहीं हो रही है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड है रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी मैंने पीछे बताया था। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में बाइंड अप करते हैं और ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड उसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ हीट भी इसमें रिलीज होती है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, S1 और S2 दोनों ही सही है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 टाइप की रिएक्शंस कौन कौन सी है, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है 2 टाइप्स की होती है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हमें देखने को मिलता है। तो एक एक करके पांचों रिएक्शंस को समझेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक स्लाइड ले लेती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो चीजें आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बना रही हैं, उसी को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास 2 सब्सटेंस है, एक है ए, एक है बी। अब ए और बी आपस में जब रिएक्ट करेंगे मिलके, तो एक नया सब्सटेंस बना देंगे जिसका नाम है ए बी। तो ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब दो चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रही हैं, उसी को हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो चीजें आपस में कंबाइन करके नया सब्सटेंस बना रही है। ठीक है, जिसमें दो सब्सटेंस मिलके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं इस तरह से। तो क्या हुआ, दो चीजें कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना रही है, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है ए बी, अब ये ब्रेक करके 2 न्यू सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा, ए प्लस बी में ब्रेक हो गया। कोई भी सब्सटेंस जो ब्रेक करके 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेकअप हो रहा है, टूट रही हैं चीजें, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें कंबाइन कर रही थी। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये 3 टाइप्स का है। एक है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट देके चीजों को ब्रेक करते हैं, डीकम्पोजिशन। आई होप आपको मेरी राइटिंग क्लियर हो रही होगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट देके चीजों को ब्रेक कर रहे हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करंट देके, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम चीजों को ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चीजों को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही है ये। नेक्स्ट है एक थर्ड टाइप का जो कंपोजिशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक, लाइट समझ आ रहा होगा, फोटो से ही आपको, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन मतलब लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से चीजों को हम ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें हम सनलाइट की हेल्प से चीजों को ब्रेक कर रहे हैं। अब इनका तीनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करूं, मतलब हीट के थ्रू हम चीजों को ब्रेक कहाँ कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इस हीट होने पे ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके 2 सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया, दिस इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस की, जैसे हमने वाटर की, तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया, 2H2O, इसको ब्रेक डाउन कर दो
2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस करके लिख रही हूँ मैं केमिकल इक्वेशन को। उसके अलावा थर्ड है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, सनलाइट की हेल्प से हम चीजों को ब्रेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रख दोगे बाहर तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किस चीज में, सिल्वर प्लस क्लोरीन में। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ, सब्सटेंसेस जो है ब्रेक करके न्यू सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस था वो ब्रेक करके न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है वहां पे, उसी को हम कह रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये 3 टाइप्स के डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डीकम्पोजिशन जहां हम हीट देके चीजों को ब्रेक कर रहे हैं, सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में हम सनलाइट के थ्रू ब्रेक कर रहे हैं सब्सटेंस को। तो हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड 2 एग्जाम्पल देखे, ठीक है। इसकी जगह आप सिल्वर ब्रोमाइड भी लेंगे तो वो ब्रोमीन और सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक और नई स्लाइड ले लेती हूँ, एक मिनट, ये आ नहीं रही है, यस। अब हम थर्ड टाइप की रिएक्शन देखने जा रहे हैं। हमने 2 रिएक्शंस डिस्कस की, देखो इमेज पे चलते हैं वापस। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा जहां पे क्या हो रहा था, ए प्लस बी आपस में कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। हमने वाटर का एग्जांपल देखा इसमें। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने देखा कि ए प्लस, अच्छा इसमें ए प्लस बी नहीं है, ए बी है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ए बी ब्रेक डाउन करके ए प्लस बी 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हमने तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। वही थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। बट इसको करने से पहले आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बारे में पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस को समझ पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर वाले जो मेटल हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, सबसे नीचे वाले लेस रिएक्टिव मेटल है। जैसे आप नीचे जाते जाओगे मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सीरीज है आपको लर्न कैसे करनी है, तो एक निमोनिक है, उस निमोनिक के थ्रू आप लर्न कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और आइडिया है डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। बट ये आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि सीटेट में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आएगा ही रिएक्टिविटी सीरीज से, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कैसे याद करना है आपको, इस निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। प्लीज अपनी हर क्लास में मैं यही निमोनिक बताती हूँ इस रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग me a zebra. I truly like her. Please stop calling me a zebra. I truly like her. कॉल की जगह कॉपर भी लिख सकते हो आप। I truly like her. कॉपर सिल, ये सारा I truly like her. कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। गोल्ड प्लेटिनम इसके नीचे आएगा, यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है। तो इस निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, यहाँ पे केयरलेस भी लिख लेना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई, रुको 1 मिनट, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। इस सीरीज के थ्रू आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो। अब इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो सीरीज है आपको लर्न क्यों करनी है। दूसरा, जब डिस्प्लेसमेंट सीरीज से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आएंगे तब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, बट अभी के लिए आपको फिलहाल ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। कैसे याद करनी है मैंने आपको निमोनिक बताया है, आपके पास कोई और आइडिया है तो उसके थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold platinum. P से पोटाशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, C से कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन,
L से लेड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, S से सिल्वर एंड गोल्ड प्लेटिनम तो एज इट इज लिखिए, ठीक है। तो ये सीरीज आप लर्न कर लेना। अब चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट समझाती हूँ। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल, जो एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है और उस दूसरे वाले मेटल के साथ खुद जुड़ जाता है। मतलब ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस बी सी है, तो ये A ने क्या किया, B को हटाया और खुद इसके साथ जाके जुड़ गया, ठीक है। AC प्लस B बन गया। देखो एक एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अब क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ देखो जिंक कहाँ है, ये है सबसे ऊपर, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो हमें पता है जो ऊपर वाले हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर वन। तो जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा सकता है क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो क्या किया, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद आके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा और ये बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को सेपरेट कर देगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एक मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स कंपाउंड, एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी, एक सब्सटेंस ने ही दूसरे सब्सटेंस को शिफ्ट किया, मतलब उसको चेंज किया, रिप्लेस किया, सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, दो कंपाउंड्स जो हैं वो दो कंपाउंड्स को रिप्लेस करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल इसका नाम इसीलिए है, दो पावरफुल सब्सटेंसेस ने दो वीक सब्सटेंसेस को रिप्लेस करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का, या फिर ए बी से समझो पहले, ए बी प्लस सी डी। तो इसने क्या किया, ए ने इसके साथ जुड़ जाएगा और बी इसके साथ जुड़ जाएगा, ए बी के साथ जुड़ जाएगा, बी सी के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब ए ने सी को हटाया और यहाँ पे खुद जुड़ जाएगा, बी ने बी क्या करेगा, फिर बी सी के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, वैसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए हमारे पास है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो हमें पता है पोटाशियम और सोडियम सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और पोटाशियम और सोडियम ये दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। अब क्या होगा, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने क्या किया, इसको यहां से हटा देगा, बेरियम को हटा देगा, ठीक है। और क्या करेगा, सोडियम बेरियम को हटाएगा और सोडियम बेरियम की जगह आके इस तरह से जुड़ जाएगा, और सल्फेट जो है ये क्या करेंगे, BaSO4, बेरियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ये बना देगा BaSO4। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, रुको, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जो डेली यूज में प्रैक्टिस, मतलब काफी टाइम उस एग्जाम्पल को हम यूज कर चुके हैं, HCl प्लस NaOH, उसका लेती हूँ, ये आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक मिनट बस, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए हमारे पास है HCl हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एंड हमारे पास है NaOH। अब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन ने क्या किया, सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा, सोडियम ज्यादा पावरफुल है तो सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और ये खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा क्लोरीन के साथ और ये बन गया NaCl। सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि देखो सोडियम और पोटाशियम ना, रिएक्टिविटी सीरीज दिखाती हूँ, सोडियम और पोटाशियम सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ऊपर है, और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन तो ये है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, सोडियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और खुद आके यहाँ पे जुड़ गया NaCl के साथ, और हाइड्रोजन क्या करेगा, OH के साथ बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो दिस
रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे दो कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं और नया कंपाउंड बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चार तरह की रिएक्शंस हमारी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन होगी, डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्लियर होगी। ये यहाँ से प्लस का निशान हटा लेना, ये ए बी प्लस सी डी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन करने से पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन की मैं अगर बात करूं तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो इसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसके साथ साथ दो चीजें और होती हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो रहा है, उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब भी हम कहेंगे ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, यहाँ पे क्या था, H2Cl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इन्होंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो क्योंकि सोडियम ने, मान लीजिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दैट्स वाई एक निशान है पॉजिटिव का, दो करता तो टू पॉजिटिव होता। सोडियम ने आयंस को क्या किया, लूज किया, तो दिस इज, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां भी ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन की हानि होना, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ रही है एंड हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी लूज हो रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन है, तीन चीजें हो रही हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। रिडक्शन मतलब अपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट यहाँ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड के पास यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो क्या हुआ, रिडक्शन की प्रोसेस हुई, रिडक्शन रिएक्शन हुई। अब यहाँ देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे निकल ऑक्साइड है, अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, निकल प्लस वाटर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया एंड इसके ऊपर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऊपर से टू पॉजिटिव का चार्ज हट जाएगा, तो ये बन गया फिर से कॉपर। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बस ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन और क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे। रिडक्शन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑपोजिट है दोनों ही। अब ये तो हो गया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। मान लीजिए आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, आपने क्या किया, उसमें आपने हाइड्रोजन मिक्स कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास करा दी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। और अगर कॉपर को आपने हीट कर दिया तो वो ब्लैक हो गया, है ना, कॉपर को आपने हीट किया, वो ब्लैक हो गया, अब उसको, उसमें से अगर आप हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हो तो फिर से कॉपर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, इसकी पिक्टोरियल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे क्या था, आयरन ऑक्साइड है, ये क्या है, कार्बन मोनोक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, Fe है यहाँ पे, और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पे क्या हो रहा है, एक ऐसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल कॉपर और जिंक सल्फेट है हमारे पास, तो क्या हुआ, जिंक ने, सॉरी, कॉपर ने क्या किया, जिंक को
रिप्लेस कर दिया, कॉपर ने जिंक को हटा दिया, तो कॉपर यहाँ पे आके जुड़ गया, इसने बना दिया कॉपर सल्फेट, और जिंक जो है सेपरेट हो गया, जिंक अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो, कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन, सॉरी कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, इसको क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। अब उसके अलावा रिडक्शन कहाँ हुआ, देखो इसको भी ना अलग से सेपरेट लेके समझा दी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है रिएक्शन को, मैं ठीक करके लिखती हूँ वहां पे, रुको एक मिनट। यस, हम डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीजें हो रही हैं। तो देखो जो रिएक्शन है वो क्या है, जिंक, क्योंकि वहां उल्टा दे रखा है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर तो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक ऑलरेडी काफी पावरफुल है कॉपर के कंपैरिजन, तो सही रिएक्शन ये है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जिंक क्या करेगा, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो ये बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक में जिंक ने कॉपर को हटाया और यहाँ खुद आके जुड़ गया, तो जिंक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो देखो आपको ये याद रखना है, जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर के साथ आके जुड़ गया, ठीक है, जिंक कॉपर के साथ आके जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके अलावा जो कॉपर है, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो क्या है, ऑक्सीडेशन, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहां पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां क्या होता है, रिडक्शन। देखो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना, कहाँ रिडक्शन हो रहा है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो ज्यादा पावरफुल होता है ना, वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जो कम पावरफुल है वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आप इस प्रोसेस के, इसे ट्रिक के थ्रू भी आप याद कर सकते हो। देखो फिर से लिखती हूँ ये वाली रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ने क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब हमें नहीं पता कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ रिडक्शन हो रही है, तो ये देखो कि कौन ज्यादा पावरफुल है, जिंक या कॉपर। जो ज्यादा पावरफुल है वहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जिंक ने कॉपर के साथ कॉपर को हटाया और खुद आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन में होता है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा दूसरा मेटल है हमारे पास कॉपर, जो कम स्ट्रॉन्ग है वहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जो ज्यादा पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो कम पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ रिडक्शन हो रही है, अगर वैसे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, उस रिएक्शन को हम कहते हैं, सॉरी उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये पांचों रिएक्शंस होगी हमारी कंप्लीट। हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप ठीक कर लेना, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर होगा, फिर जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करेगा, सॉरी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट होगा। देखो ये रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लिखना, आप इसको ठीक कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, या फिर मैं चेंज कर दूंगी इमेज पे, ठीक है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, फिर जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर पावरफुल नहीं है, जिंक ज्यादा पावरफुल है। तो ये पांचों रिएक्शंस आई होप आपको समझ में आई होंगी। आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको बतानी है कौन सी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये तो वही है जो भी हमने किया है। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये फिर से थोड़ी सी रिएक्शन गलत है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक कर लेना,
एक मिनट में ठीक कर ही देती हूँ इसको, एक मिनट को आप। हाँ ये वाला यहाँ तो सही लिखा है ना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक ज्यादा पावरफुल है तो इसमें इसको हटाया और जिंक सल्फेट खुद जुड़ गया और यहाँ पे बन गया कॉपर। तो ये किस तरह की रिएक्शन है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो और इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हो, है ना। उसके अलावा तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। सेकंड रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिक्स होंगे, मिलेंगे, तो ये बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, है ना, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये स्लेट लाइम या फिर बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, दोनों चीजें आपस में कंबाइन की और इसने क्या बना दिया, स्लेट लाइम बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आयरन प्लस HCl। तो यहाँ पे आयरन ने को हाइड्रोजन को हटाया और खुद आके इसके साथ जुड़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमसे पूछा गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ऑप्शन बी जो है दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब मिक्स होगा, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये बनाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेट लाइम या फिर बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो कॉपर जो है ना कम पावरफुल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर वीक है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कॉपर सबसे नीचे है, कॉपर देखो सबसे नीचे नहीं, मतलब नीचे है हाइड्रोजन के कंपैरिजन, हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल हुआ, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ओवर हियर। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। सेकंड है copper is below hydrogen in the reactivity series, this is also true. So both A and R are true and R is the correct explanation of A। दोनों सही है और R जो है सही स्पष्टीकरण कर रहा है A की assertion की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट। कॉपर जो है आयरन सल्फेट के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर अगेन आयरन जो है ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसमें भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू कि कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए अब ये लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज करोजन। अब करोजन क्या है, जब भी किसी मेटल पे, मतलब आपके कोई मेटल है वो जब धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगी, उसी को हम कहेंगे करोजन। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एनवायरमेंटल एक्शन इज कॉल्ड करोजन। धातु का पर्यावरण की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना करोजन कहलाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके पास कोई मेटल है, जब इसमें ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन और वाटर आपस में दोनों जब है, ऑक्सीजन भी और वाटर भी आके इस मेटल पे रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। ये बना देगा मेटल ऑक्साइड, जिससे क्या होगा, आपका जो मेटल है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब करोजन में ना दो चीजें हैं, एक तो है रस्टिंग। रस्टिंग जब लोहे को जंग लग जाता है तो हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जब आपका आयरन खराब हो जाएगा उस केस में तो हम कहेंगे रस्टिंग। और उसके अलावा अगर कॉपर और सिल्वर आपके खराब होते हैं तो उसको हम कहते हैं टार्निशिंग। दोनों ही करोजन, दोनों ही केस में करोजन ही हो रहा है, बट जब ये करोजन आयरन पे होगा तो उस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहेंगे, जब आयरन पे होगा तो हम रस्टिंग कहेंगे, और जब कॉपर और सिल्वर पे होगा तो हम टार्निशिंग कहेंगे उस प्रोसेस को। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये आयरन था, ऐसे पहले जब इस पे वाटर और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो आपकी जो आयरन है वो इस तरह से ब्राउन कलर की हो जाएगी। उसके अलावा पहले कॉपर आपके पास देखो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। जब इस पे वाटर और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह का, कुछ ग्रीन कलर का हो जाएगा। सिल्वर की बात करूं, जैसे आपने चांदी का चम्मच हो गया या चांदी की पायल आप पहनते हो, बिछिया पहनते हो, तो अगर उस पे जो करोजन की प्रोसेस होती है, अगर वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है आपका वो सब्सटेंस, तो वो चीज ब्लैक कलर की हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं टार्निशिंग। ठीक है, तो लोहे का जो करोजन है उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग, और कॉपर और तांबे, कॉपर और चांदी का जो करोजन है उसको कहते हैं टार्निशिंग। क्लियर।
तो उसको किस तरह से, ये जो करोजन की प्रोसेस है इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको या तो पेंटिंग करके, घर पे आपने देखा है गेट वेट पे हम पेंट करते रहते हैं ताकि रस्ट से वो बचा रहे। उसके अलावा ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके हम चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपकी गाड़ी है, सॉरी साइकिल है, बाइक है, तो ग्रीसिंग करते हैं हम उसमें, या फिर गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस से भी हम आयरन को या फिर अपने सब्सटेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की एक कोटिंग, जिंक की एक लेयर हम चढ़ा देते हैं उस मेटल के ऊपर, ताकि क्या हो, ये जिंक क्या करेगी, हमारे इस सब्सटेंस को, इस आयरन को लॉन्ग टर्म तक बचा के रखेगी। ठीक है। एलॉइंग में क्या करेंगे, एलॉय क्या होते हैं, जब भी दो या दो से अधिक मेटल आपस में मिक्स कर देंगे हम, दो या दो से अधिक मेटल्स को, तो वो हमारे पास एलॉय बन के आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट एलॉय होते हैं, कौन सा एलॉय किस चीज का है उसके बारे में भी देखेंगे अभी हम। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एलॉय है, जब मान लीजिए हमारे पास एक एलॉय है स्टेनलेस स्टील का, तो स्टेनलेस स्टील का जो एलॉय है वो किस चीज से मिलके बनता है, तो स्टेनलेस स्टील का जो हमारी एलॉय है वो किस चीज से मिलके बनता है, वो आयरन से, क्रोमियम से, निकल से और कार्बन से। इन चारों चीज को जब हम मिक्स कर देंगे, इन चारों मेटल्स को जब हम मिक्स कर देंगे, तो हमारे प्लस नॉन मेटल, कार्बन तो नॉन मेटल है, जब इन चारों को हम आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास जो सब्सटेंस बन के आएगा वो होगा एलॉय। और एलॉय क्या करता है, हमारी चीजों को लॉन्ग टाइम तक बचा के रखता है रस्टिंग से। ठीक है। तो कुछ और एलॉयज है, कुछ एलॉयज के मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, मैंने एड ऑन तो नहीं किया, बट आप ये नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। कुछ एलॉय हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, फॉर एग्जाम्पल ब्रास। तो ब्रास जो है किस चीज का एलॉय है, सबसे पहले तो आपको एलॉय का पता चल गया। एलॉय क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, विद अ नॉन मेटल। दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को जब हम आपस में मिक्स कर देंगे तो वो हमारा बन गया एलॉय। अब एलॉय के क्या क्या एग्जाम्पल है, एक हो गया ब्रास। ब्रास जो है किस किस मेटल से मिलके बना है, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक को जब आप आपस में मिक्स कर दोगे तो आपके पास जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा ब्रास। उसके अलावा एक होता है ब्रोंज। जो ब्रोंज है वो किस चीज से मिलके बना है, इसमें मिला होता है कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन मिलके बना देंगे ब्रोंज। उसके अलावा स्टील, स्टील जिसके हमारे बर्तन होते हैं, तो आयरन में जब हम कार्बन मिक्स कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा स्टील। आयरन प्लस कार्बन मिक्स करके बना देंगे स्टील। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील की अभी मैंने बात की। स्टेनलेस स्टील का जो अलॉय है वो किस किस चीज से मिलके बना है, वो बना होता है आयरन, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन, इन चारों एलॉय से मिलके बना है हमारा स्टेनलेस स्टील। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एलॉय के, आप एक बार इनको पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। मैंने ये स्लाइड ऐड नहीं की है और इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज इसको ऐड ऑन कर लेना। ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस मतलब अभी जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ है फरवरी में, 7 या 8 फरवरी में से किसी एक में से लिया हुआ है मैंने, याद नहीं है 7 में था या 8 में था। ठीक है। तो ये रिसेंट वाला जो पेपर है उसी में से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, एक स्टेटमेंट दी गई है कि एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम करोजन। उसके अलावा एक रीजन है कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक। तो एनोडाइजिंग क्या है, एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, मेटल को करोजन से बचाता है। तो दिस इज ट्रू। एनोडाइजिंग, देखो पहले एनोडाइजिंग समझिए होता क्या है। एनोडाइजिंग में क्या होता है, जो हमारा एल्यूमिनियम है, सॉरी जिंक है, जो हमारा जिंक है ना, वो क्या करता है, एनोडाइजिंग में जिंक के ऊपर एक लेयर बना दी जाती है जिंक ऑक्साइड की, सॉरी जिंक की नहीं, मैं भी आज ना, जिंक की नहीं, एल्यूमिनियम की। एनोडाइजिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक मेटल पे कोटिंग कर दी जाती है। किस चीज की कोटिंग, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है। एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यू कैन से, आप इसको सिंपली समझिए क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग से समझाते हो। देखो एनोडाइजिंग में क्या हुआ, हमारे पास एक मेटल है, अब हमने उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ानी है ताकि उसको रस्ट ना लगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए एक मेटल है, अब वो मेटल कोई भी हो सकता है, बट मेनली जो एनोडाइजिंग की प्रॉपर्टी जो प्रोसेस होती है वो मेनली एल्यूमिनियम पर ही करते हैं, ज्यादातर एल्यूमिनियम पर करते हैं, बट ये नहीं कहेंगे कि ऑलवेज एल्यूमिनियम पर ही करते हैं। एल्यूमिनियम पर भी कर सकते हैं, टाइटेनियम पर भी कर सकते हैं, उसके अलावा मैग्नीशियम पर भी कर सकते हैं। ठीक है। पर मान लीजिए
मतलब मोस्टली हम एल्यूमिनियम पर करते हैं। तो हमारे पास एक मेटल है जो कि किस चीज का है, एल्यूमिनियम है, हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको कवरिंग करनी है, हमने इसको यहाँ पे 2 रोड्स लगा दी, एनोड और कैथोड, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको। एंड जो एनोड साइड है हमारी, जो एनोड है उसको हम जोड़ेंगे, एनोड जो है पॉजिटिव साइड से, और जो हमारी कैथोड है उसको हम जोड़ेंगे नेगेटिव साइड से, ठीक है। एनोड पॉजिटिव, सॉरी एनोड क्या है, पॉजिटिव है, और कैथोड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया इस तरह से बैटरी। अब क्या है, जो एनोड साइड है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेटल लेंगे वो ऑलवेज एल्यूमिनियम होगा, बट ऑलवेज नहीं, बट हमेशा एल्यूमिनियम ही, ऐसा नहीं है, बट हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, मोस्टली एल्यूमिनियम ही लेते हैं, तो हमने ले लिया एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम की को जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब करंट पास होगा तो एल्यूमिनियम पे, यहाँ पे पॉजिटिव साइड है ना, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कवरिंग हो जाएगी, जिससे ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, जंग से बचाएगा, कोरोजन से बचाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसके ऊपर ऑक्सीजन की ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो क्या करेगा, कोरोजन से प्रोटेक्ट करेगा। तो एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे क्या होता है, फिर मेटल इज मेड द एनोड टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी और ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी, ठीक है, और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि क्या करेगा, कोरोजन से इसको बचा के रखेगा। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम कोरोजन, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक, दिस इज नॉट ट्रू। लेयर ऑफ जिंक जहां पे हम करते हैं वो तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस थी, तो यहाँ हमने क्या किया, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो लगाई है किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोरोजन से बच जाएगा वो, ठीक है। तो जिंक नहीं है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। सो ए तो सही है बट आर इज फॉल्स, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, की आयरन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, या फिर इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमें पता है जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, वो कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ना कि रिवर्सिबल। तो जो ऑप्शन डी है वो तो हो गया गलत, जो बाकी 3 ऑप्शन है ये तीनों सही हैं कि ये लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है और ये सामान्य ताप पर ही हो सकता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दिस इज नॉट ट्रू, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, बी और सी। तो अब यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आज हमने किए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट देखा, इसके साथ साथ हमने कुछ PYQs देखे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक दो जगह जहाँ रिएक्शंस गलत है वो मैं चेंज करके फिर से लिख दूंगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिली होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपकमिंग वीडियो जितनी भी आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि ऑनलाइन सभी क्लासेस की अपडेट आपको मिल जाए। तो किसी भी चीज का कोई भी क्वेश्चन आपको हो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।